हेलो आदाब इस्तकबाल में आपका सोशल मीडिया नशरियात आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तनावाइस। दो फ्रेम में अलग अलग नुमाइंदों को आप देख पा रहे हैं, इनका तारुफ हम कराएंगे। और दरअसल आज एक मुद्दे को लेकर हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इसलिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इन खास मेहमानों को बुलाने के पीछे का मकसद ये है कि दरअसल ये मुद्दा सड़क से लेकर ऐवान तक खूब गूंजा है। डेली वेजेस का मुद्दा, हालांकि जब बजट पेश किया गया उसमें कोई प्रोविजन किसी तरह का ऐलान नहीं था, जिसके बाद हमने देखा कि ये मुद्दा ऐवान में भी उठा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त बजट सेशन चल रहा है। और इस तरह से कहा जा सकता है कि हीटअप होती हुई असेंबली भी दिखाई दी इस मुद्दे को लेकर। वहीं वक्तन फवक्तन हम ये देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में अलग अलग बैनर तले जो डेली वेजेस मुलाजमीन है वो सड़कों पर उतरते हैं, अपनी मांगों को लेकर उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया जाता है। कई बार तो ऐसा हुआ कि नीम बरहना हालत में इन्होंने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि तरीन सर्दी पड़ती है जम्मू कश्मीर में। ऐसे में नीम बरहना हालत में आप अंदाजा लगाइए कि जब कोई मुलाजमी सड़कों पर उतर कर प्रोटेस्ट करता है, एहतजाज करता है, तो वो मांगों को लेकर कितने आहत हो चुके, कितने परेशान है कि सड़कों पर उतरते हैं। कई बार ये देखने को मिलता है कि पुलिस की तरफ से उन पर ताकत का इस्तेमाल भी किया जाता है। और यही मुद्दा हमने देखा कि विक्रम रंधावा की तरफ से, जो कि बीजेपी के एमएलए हैं, उनकी तरफ से उठाया गया कि आखिर मुबैना तौर पर ताकत का इस्तेमाल पुलिस क्यों कर रही है इन डेली वेजेस मुलाजमीन को लेकर। खैर, आखिर इन डेली वेजेस मुलाजमीन के मुद्दे क्या हैं? दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए वजाहत दुरानी साहब हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के। आपका इस्तकबाल करते हैं। इसके अलावा सज्जाद अहमद परेज साहब है, प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजेस फोरम के। आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले वजाहत साहब, बहुत मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर ये भी बताना जरूरी है कि आप लोग अदालत का भी रुख कर चुके हैं। बड़ी लंबी लड़ाई है, काफी दिनों से मांगे उठाई जा रही है कि उन्हें रेगुलराइज किया जाए। अब सीएम की तरफ से कमेटी भी बनाने का ऐलान किया गया है, जिसमें कई लोग शामिल होने की बात कही गई। 6 महीने बाद उन्होंने कहा है कि इस के हवाले से खाका तैयार कर लिया जाएगा। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि डेली वेजेस मुलाजमीन की मांगे क्या हैं, और उन्हें अभी जो माहाना उजरत मिलती है वो कितनी मिलती है, जिसको लेकर वो लगातार इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और रेगुलराइज करने की मांग कर रहे जी। आप मुझसे पूछ रहे हैं? हैं। जी। क्या असल में क्या आपको देखना जी, असल में आपको देखना होगा जो डेलीवेजर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसमें खाली डेलीवेजर्स नहीं है, इसमें लैंड ओनर्स हैं, इसमें कैजुअल लेबर्स है। सरकार की जितनी स्कीमें यहाँ पे चल रही है पिछले 25 सालों से, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो, वो जंगलात हो, पीएचई हो, पीटीडी हो, जो भी हो, वो इन्होंने रिक्रूट करके, इनको भर्ती करके फिर इनसे वो काम लिया है जो एक रेगुलर मुलाजिम को करना था। इस उम्मीद के साथ इन्होंने काम किया कि हमें रेगुलराइज किया जाएगा। और उसके बाद में जितनी भी सरकारी इस वक्त ऐवान में जितने भी पार्टीज है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो पीडीपी है या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये सब के सब जो पॉलिटिकल पार्टीज है, कभी ना कभी इन्होंने जम्मू कश्मीर पे हुकूमत की है, कभी ना कभी इनकी सरकार यहाँ पे रही है। और पिछले 25 सालों में कैजुअल लेबर का मसला भी रहा है, और इन सब सरकारों ने इस मसले को देखा है, समझा है और जाना है। लेकिन हर बार इन्होंने इन डेलीवेजरों से काम तो लिया, लेकिन इनके मुतालबात को पूरा नहीं किया जो इनके लिए जरूरी था। तो उस वजह से ये चीज जो है कि इस वक्त जो आप देख रहे हैं, जो प्रोटेस्ट है, जैसे आपने कहा, इस वक्त ऐवान में भी सब लोगों ने सपोर्ट भी किया, हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है, ये उन ब्रोकन प्रॉमिस का रिजल्ट है जो सरकारों ने आज तक किया है। इससे पहले उमर अब्दुल्ला साहब ने 2010 में एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई, जिसमें रहीम रशीद साहब उसके चेयरमैन थे, जो आजकल स्पीकर हैं। उस वक्त कहा कि हम रेगुलराइज करेंगे इनको, इनकी सर्विसेज को। उसके बाद में एनएन वोहरा की जब गवर्नर राज था, उस वक्त कमेटी बनी। उसके बाद में पीडीपी बीजेपी आ गए, उन्होंने एसआरओ 52 बनाया। गर्ज ये कि इनसे काम लिया गया अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट, और उन मुलाजिम का काम लिया गया जो रेगुलर मुलाजिम होते हैं। तो उसके बाद में जो इनकी उजरत का मसला है, इनको 311 रुपया पर डे, यानी 9,000 के करीब, 9,000 कुछ 200-300 रुपए इनकी तनख्वाह है। आप मुझे बताएं, आज के इस दौर में 300 रुपए पे कोई बंदा गुजारा कर सकता है? और इनकी ड्यूटी आप देख लीजिए। आपने देखा होगा कि बिजली की तारों पे लाशें लटकी हुई थी बर्फ के जमाने में, जब लोग रेस्टोर करते थे बिजली, वो यही डेलीवेजर थे। आपने देखा होगा कि इन्होंने पानी पहाड़ों तक पहुंचाया, रात दिन काम किया, और जहां पर सख्त से सख्त काम है वहां पे यही करते थे। दूसरी बात, जब सरकार ने डेलीवेजर्स को मुख्तलिफ मौकों में लगाया,
उस वक्त जो स्कीमें थी सरकार की, जैसे वाटर प्लांट की स्कीमें आप देखें तो उस वक्त कितनी थी, आज कितनी है, वो कौन चला रहा है? यही डेलीवेजर चला रहे हैं। इस वक्त तकरीबन हर एक महकमे में 60 से लेकर 70% रेगुलर एम्प्लॉयज रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने दे हैव ऑलरेडी अटेन्ड द एज ऑफ सुपर एनिवेशन, और इस वक्त जी जो भी काम चल रहा है ये टेम्पररी एम्प्लॉयज कर रहे हैं। सरकार ने इनसे वादा किया था कि हम आपको, अब ये भी देख लीजिए, एक जमाना जम्मू कश्मीर में ये भी था कि जब यहाँ पे कोई सरकार नहीं थी, कोई इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं था, तब सरकार कौन चलाता था? यही डेलीवेटर, यही कैजुअल लेबर सड़क पे अपनी जान का जोखिम लेकर बंदूक के अगेंस्ट में, खौफ था इनको दिन रात। वाटर सप्लाई, ये तो कोई ऐसा महकमा तो है नहीं कि जो दफ्तर में बैठ के काम चलाना है। वाटर वर्कर्स का काम है, बिजली का काम है, फॉरेस्ट का काम है, R&B का काम है, इरिगेशन का काम है, या सड़क पे काम है। तो इन्होंने अपनी जवानियां दी हैं जम्मू कश्मीर की आवाम को खदमत करके। इन सरकारों ने ही इनको लगाया है, इन सब की हुकूमत हुई है बारी बारी से। अब आज जो कमेटी बनी है, जी जी, जी अब ये आज जो सवाल आपने कहा कि तकरीबन 9,000 इनको माहाना उजरत देने की बात की गई, लेकिन उमूमन सज्जाद अहमद परे साहब ये भी देखने को मिलता है कि ये पूरे 9,000 रुपए भी इन्हें नहीं मिलते। कई बार ये शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि इनसे एटलीस्ट 9,000 रुपए तो उन्हें दिए जाए। क्या ऐसी भी शिकायतें आप लोगों को मौसूल होती? क्या है हकीकत? मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग इन यूनियन से वाबस्ता हैं, तो जाहिर सी बात है कि दर्द समझते हैं और मुतालबात और मांगों को जानते होंगे। मैं चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप बताएं कि क्या इन्हें जो 9,000 रुपए माहाना उजरत के तौर पर तकरीबन जो तय किया गया वो भी पूरा नहीं मिलता है? जो उजरत का मामला है, उजरत के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, लैंड ओनर्स, IT वर्कर्स, CP वर्कर्स, सीजनल्स, HDF, NYC जो मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं, एक तबका वो है जिसको मंथली मिल रहा है 9,300 रुपया, 311 रुपए के हिसाब से मिल रहा है। और दूसरे वो लोग भी है हॉस्पिटल्स में, हमारे कंसोलिडेटर्स है, हेल्पर्स है, ड्राइवर्स है, वो महीने को 2,500 रुपए लेते हैं, 500 रुपए लेते हैं, 800 रुपए लेते हैं, 1,500 रुपए लेते हैं। इसी तरीके से अगर सेरिकल्चर की बात करेंगे, सेरिकल्चर में हमारे डेली वेज, हमारे जो कैजुअल लेबर्स है वो नाम के सीजनल लेबर्स है, लेकिन काम उनसे बराबर लिया जाता है। और उसके बाद उनको मिनिमम वेज रेट के तहत अगर 311 रुपए के हिसाब से ही हम कहेंगे उनको तनख्वाह दी जानी चाहिए, लेकिन उनको महीने में फिर 9,300 रुपए के बजाय कलील रकम दी जाती, कभी 4,000, कभी 5,000, कभी उनके फंड से अवेलेबल होते हैं। इस तरीके से अगर हम टूरिज्म की बात करेंगे, टूरिज्म की अगर हम बात करेंगे, टूरिज्म कैजुअल लेबर्स को 2014 के बाद एक एक पैसे के लिए तरसाया गया। एग्रोस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, कैंपा के डेलीवेटर, जब एक रकम जो है मुतय्यन कर दी गई और उस रकम को दिया नहीं जाता है, और उसके बाद बजाज साहब इसके पीछे की वजह क्या बताई जाती है अलग अलग महकमों में? असल में मैं यही बात, ये आपने ये देखिए, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू, और वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इशू इन इट इज राइट पर्सपेक्टिव। बिल्कुल। गवर्नमेंट के पास इस वक्त जो लैकिंग है वो दो चीजें हैं, ना यहाँ पे वेज पॉलिसी है, ना यहाँ पे रेगुलराइजेशन पॉलिसी है। दीज आर द बेसिक फंडामेंटल्स। जब आप किसी सरकार में, किसी रियासत में एक वेज पॉलिसी लाते हैं, वो इंप्लीमेंट करनी होती है वन टू ऑल, बिकॉज यार्ड स्टिक हैज टू बी वन। अब आप क्या करते हैं, फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं आपको बताता हूं, अगर यहाँ पे 311 रुपया है मिनिमम वेजेस, आपने रहबरे जंगलात लगाए PhD लड़के, उनको आप 4,500 रुपए देते हैं। आपने रहबरे खेल लगाए, आप उनको 4,000 देते हैं, वो PhD करके हैं, MSc करके लड़के हैं। आपने डेलीवेटर को लगाया, उससे आप टेक्नीशियन का काम लेते हैं और देते हैं 311 रुपए। असल में मसला यह है कि सरकार के पास वेज पॉलिसी नहीं है। एक वेज पॉलिसी होनी चाहिए एक रियासत में, जिसमें हर एक को वो वेजेस मिले जो सरकार ने मुकर्रर किए। इसी तरह से एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर हम किसी टेम्परेरी कैटेगरी में किसी एम्प्लॉय को लगाते हैं, चाहे वो डेली वेजर है, चाहे वो रहबरे खेले, या किसी भी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टेम्परेरी, उनको हम इस सर्टेन पीरियड के बाद रेगुलर करेंगे अगेंस्ट दिस पोस्ट। ये चीजें यहाँ पे नहीं तैयार नहीं किया गया। तो आप क्या लगता है, जब PM ने कहा कि कमेटी हमने बनाने का ऐलान कर दिया और कहा गया है कि 6 महीने के बाद रिपोर्ट खाका तैयार कर लिया जाएगा, हमारे पास इस कमेटी को वेलकम करने के बगैर और कौन सा चारा है? देखिए, हमें तो ये चीफ मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा, जहां पे तमाम
पूरी दुनिया के सामने उन्होंने ये चीज कही। मेरे पास इस वक्त कोई वजह नहीं है कि मैं इसको ठुकराऊं या इसको डिनाई करूं। मैं वेलकम करता हूं इस चीज को, इस उम्मीद के साथ में कि इस बार इनके साथ धोखा नहीं होगा। इस बार इनको इनकी रेगुलराइजेशन को टालने के लिए ये बहाना नहीं होगा जो एक कमेटी बनी है। इसीलिए एम्प्लॉय ट्रांजेक्शन कमेटी ने भी एक कमेटी बनाई है। आज हमने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है। हमने ये कमेटी बनाई है 6 रुकनी कमेटी, जो परसुएशन करेगी, इस कमेटी के पीछे रहेगी, ताकि ये रिकमेंडेशन जो है 6 महीने के बजाय 2 या 3 महीने, क्योंकि गवर्नमेंट के पास हर एक रिकॉर्ड है। कमेटी को रोड मैप क्या करना है, उनके पास हर एक चीज है, क्योंकि इससे पहले कमेटियां बनी है, उन्होंने रिकमेंडेशन दी है, उन्होंने स्क्रूटिनाइजेशन की है, उन्होंने या क्या बोलते हैं इसको, बायोमेट्रिक्स, अटेंडेंस, सैलरी, सारा कुछ है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के पास किसी चीज की कमी नहीं है। अब इन्होंने 6 महीने रखे, चलिए ठीक है, लेट अस वेट फॉर 6 मंथ। लेकिन हमने भी एक कमेटी बनाई ताकि वो परसुएशन करे। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक एक बात पहुंचाना चाहते हैं कि वो यहाँ के जवानों को, यहाँ के पढ़े लिखे तबके को दरबदर ना करे, एक वेज पॉलिसी लाए। 6 महीने तक इंतजार करना होगा तमाम डेली वेजेस को, क्योंकि सरकार अब कमेटी बनाने का ऐलान कर चुकी है। और इस क्या लगता है कि 6 महीने के बाद जो यकीन दहानी कराई गई है, इस पर आप यकीन कर रहे हैं, जैसे कि वजाहत साहब कह रहे थे। और उन्होंने 2 चीजों की बात की, बहुत अहम बात कही कि एक वेज पॉलिसी होनी चाहिए और रेगुलराइजेशन पॉलिसी होनी चाहिए। 2 यूटी में नहीं है। किसी भी रियासत या यूटी की तरक्की अगर होती है तो उसका खाका तैयार किया जाता है, रोड मैप तैयार किया जाता है कि किसके तहत काम किया जाएगा। तो जब वो फॉर्मेट ही नहीं है तो आखिर काम कैसे होगा? क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर यहाँ पे स्टेट होती तो सरकार की जो इन्होंने कल कमेटी बनाई, तो हम इसको तस्लीम नहीं करते। इसलिए तस्लीम नहीं करते कि स्टेट के पास पावर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर के पास इख्तियारात होते हैं। इस वक्त हम यूटी में हैं, हमें वो चीज भी देखनी है कि इनकी लिमिटेशंस है, इनके इख्तियारात क्या है, तो उस चीज को भी हमने मद्देनजर रखना है। और दूसरी बात, जो इस वक्त 5 अगस्त 2019 के बाद जो हालात पैदा यहाँ पे हो गए, यूटी में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आ गया, तो जितने भी हमारे एसआरओ थे वो खत्म हो गए। चाहे एसआरओ 64 था, एसआरओ 520 था, कैबिनेट सब कमिटीज का रिपोर्ट था, जितनी भी कमेटी, हाई लेवल कमेटी, हाई प्रोफाइल कमेटी, हाउस कमेटी, उन सब का जो रिपोर्ट था वो सब खत्म हो गया। और सरकार को आज सारी नाउ एक बार फिर वो डाटा उनके पास अवेलेबल है, लेकिन एक एसआरओ बनाने की जरूरत है और एक कमेटी उस पर बनाएगी जो इस हवाले से रिपोर्ट पेश करेगी। तो हम चाहते हैं कि जब तक कमेटी बनाने का ऐलान किया गया, लग रहा है कि हो जाएगा, ये तमाम मसले हल हो जाएंगे आप लोग। हम इस कमेटी का खैर मकदम करते हैं और हम चाहते हैं, इनके पास जो, जैसे कि वजाहत साहब भी फरमा रहे थे, इनके पास कैबिनेट सब कमेटी का रिपोर्ट है, एसआरओ 64 भी है, एसआरओ 520 भी है, डाटा भी अवेलेबल है। फाइनेंस डिपार्टमेंट को इतना भी पता है कि कितने लोग हमसे तनख्वाह ले रहे हैं। और जो एनएन वोरा साहब और उसके बाद मुर्मू साहब ने जो रिपोर्ट मांगी थी, वो भी कैबिनेट सेक्रेटरीट में अवेलेबल है। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने भी उस हवाले से काम बहुत ज्यादा किया है। तो इस पर खाली फैसला लेने की जरूरत है। काम करने का तरीका क्या होता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, दहाइयां गुजर गई, 2 दहाइयों से ज्यादा का वक्त हो रहा है वजाहत साहब, और रेगुलराइज नहीं किया। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ऐवान में ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये रिक्रूट किया और वो ही रेगुलराइज करेंगे, यानी वो कह रहे हैं कि वादा वफा नहीं। करने से देखिए, इसमें ब्लेम गेम नहीं चलेगी। असल में मसला ये है कि आप देखिए, काम जो है कितने घंटों तक होता है, महकमे में क्या तरीकेकार होता है, किस तरीके की प्रोसेस? देखिए, बदकिस्मती ये है। देखिए, जो भी कोई सरकार होती है वो पब्लिक की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है। जब भी वो कोई फैसला लेती है वो पब्लिक के लिए होता है, स्टेट के लिए होता है, मुल्क के लिए होता है। उसके बाद में सरकारें चेंज होती है, लेकिन जो पॉलिसी डिसीजन है वो चेंज नहीं हो सकते हैं। अगर इन्होंने रिक्रूट किया, आज ये नहीं बोल सकते कि पिछली सरकार ने रिक्रूट किया, हम नहीं करेंगे। काम तो हम सरकार का ही करते हैं ना, काम तो हम पब्लिक का ही करते हैं। आज अगर एक रिप्रेजेंटेटिव, कल दूसरा आएगा, लेकिन मेरा काम तो सेम ही है। तो ये ब्लेम गेम नहीं हो सकता कि भाई जिसने लगाया वो करे, ऐसा नहीं होता है। असल में सरकार ने उस वक्त जब इन डेलीवेजरों को, कैजुअल लेबरों को, सीजनलों को लगाया, इनसे काम लिया। कौन सा काम लिया? क्या किसी मंत्री ने घर में इनसे काम लिया? उसने सरकार का काम इनसे कराया, उसने पब्लिक का काम कराया। आज अगर उसकी चेयर चेंज हो गई, लेकिन मैं तो वहीं पे हूं, मैं तो अभी भी पब्लिक डोमेन में काम करता हूं, मैं अभी भी पब्लिक की खिदमत कर रहा हूं। तो ये चीज नहीं चलेगी कि भाई उसने लगाया तो वही रेगुलर करे। ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार का मैंडेट है कि वो इनको रेगुलराइज करे। और जब तक ये रेगुलर होते हैं तब तक अच्छा। आप देखिए, एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये तो एडमिटेड फैक्ट है कि मुल्क एक है,
एक विधान, एक प्रधान, एक सारा कुछ है, इसमें कोई शक तो नहीं है। तो मुझे बताइए फिर लेह में यही मिनिमम वेजेस एक्ट 450, 500, 600, 700 क्यों है, जबकि जम्मू कश्मीर में 311 है? क्या ये सवाल पूछ सकते हैं हम? क्या हमारे पास डेमोक्रेटिक राइट है ये चीज पूछने का, या इस पर भी पाबंदी है? आप सिर्फ मुझे इतना बताइए, दिल्ली में एक मजदूर की तनख्वाह 600 क्यों है, जबकि जम्मू कश्मीर में 311 है? क्या ये जेन्युइन, ये लेजिटिमेट क्वेश्चन नहीं है? इस वक्त जब सरकार कोई प्राइस फिक्स करती है, वो इन्फ्लेशन इंडेक्स को देखती है, भाई महंगाई कितनी हो गई। देखिए, जो दूसरे लोग देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ बताएं कि काम क्या, डेली वेजेस कितने घंटों का काम करते हैं, फिर इतनी कम उजरत उन्हें मिलती है। और अगर मैं ईमानदारी से आपको एक चीज बताऊं, नहीं कुछ कहता है, कोई आवाज कि नहीं। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, उसके बाद में सजाद साहब इस पर वजाहत करेंगे। हाँ, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ, डेली वेजर 24/7 काम करते हैं, बताएंगे कैसे? अगर रात को किसी जगह पे वाटर सप्लाई खत्म बंद हो जाएगी या डैमेज हो जाएगी, बहुत जगह हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है, मैंने देखा है डेलीवेजर को 2 बजे रात भी वो लाइन ठीक करते हुए। अगर किसी जगह पे पावर फेलियर होता है, मैंने रात को देखा है बर्फ में डेलीवेजर इलेक्ट्रिसिटी पोल पे चढ़ के तारे ठीक कर रहा है। डेली वेजेस इतनी जरूरी है, तो आखिर इनके लिए कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा जल्द से जल्द? 6 महीने का अभी लंबा वक्त ले लिया गया। सज्जाद अहमद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी। मैं ये कहना चाहता था कि जो हमारे डेली वेजर्स कैजुअल लेबर से हर एक महकमा में बुनियादी काम चला रहे हैं, जो हमारे रेगुलर एम्प्लॉइज है वो दिन ब दिन रिटायर होते जा रहे हैं और सरकार ने नई कोई रिक्रूटमेंट नहीं की। अब जो सारा बोझ है वो हमारे डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के बंधु पर है। और एक मामला ये, दूसरी बात यह है कि अब 94 में इन्होंने सैंक्शन स्ट्रेंथ यहाँ के डिपार्टमेंट्स को दे दिया, 89 में, 90s में या 94 में, तो उसके बाद कोई सैंक्शन स्ट्रेंथ किसी डिपार्टमेंट की नहीं बढ़ाएगी। जो लोग थे वो रिटायर होते गए, नया कोई रिक्रूटमेंट इन्होंने नहीं की है। अब जो स्कीमें बढ़ी है, पॉपुलेशन बढ़ी है, हॉस्पिटल्स बढ़े हैं, स्कूल्स बढ़े हैं, जो यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। मैं एक डिपार्टमेंट की आपको मिसाल देना चाहूंगा, पीएचई डिपार्टमेंट, पीएचई कश्मीर की। पीएचई कश्मीर को 300 स्कीमें थी 94 में, आज उनके पास है, और उस समय 10,000 रेगुलर एम्प्लॉइज थे, और आज उनके पास 7,000 के करीब स्कीमें हैं। जेटीएम के तहत भी स्कीमें लाएगी, नबार्ड के तहत भी स्कीमें लाएगी, 5 आर्ट्स प्रोजेक्ट स्कीम्स लाएगी, और दूसरी तरफ से रेगुलर एम्प्लॉइज रिटायर होते जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो पाइप नेटवर्क है, वो 7,000 किलोमीटर था, आज के दौर में 25,000 किलोमीटर है, कोई बंदा नौकरी में नहीं लगाया गया। ये सारा सिस्टम जो है इस वक्त डेली वेजर कैजुअल लेबर चला रहा है। 70% रेगुलर एम्प्लॉइज रिटायर हो गए हैं। अगर डेली वेजर कैजुअल लेबर नहीं चला रहे हैं तो कौन चला रहा है? तो आसमान से ब्रिज नहीं आ रहे हैं सिस्टम चलाने के लिए। हमारे स्कूल्स को देखिए, स्कूल्स पहले जो थे 94 में कुछ ही स्कूल से, आज स्कूलों का जाल बिछाया गया है। हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, सब सेंटर्स, या इसी तरीके से अपग्रेडेशन की गई है। पीडीडी डिपार्टमेंट्स, एक मोहल्ले में एक ट्रांसफर हुआ करता था, आज तो हर 10 घर के बाद ट्रांसफर में, उन ट्रांसफर को कौन देखता है? आपने देखा होगा जब भी कहीं स्कूल पे हमारा डेली में कोई मुलाजिम बिजली का शिकार हो गया, बिजली करंट का शिकार हो गया, तो वो तो डेली वेजर ही निकला। अगर आप देखेंगे महकमा पीएचई में अगर कोई नाले में बह गया या कोई किसी हादसे का शिकार हो गया, वो तो डेली वेजर ही था। आप हॉस्पिटल्स की बात करिएगा, कोविड के दौरान, अनरेस्ट के दौरान, वहां पे आपने देखा होगा दिन रात जो काम कर रहे हैं वो डेली वेजर्स ही थे। हम नहीं कहते हैं कि रेगुलर मुलाजिम काम नहीं करते हैं, वो भी काम करते हैं, लेकिन दिन ब दिन वो जो रिटायर होते जा रहे हैं, खाली इस वक्त 20% या 30% महकमों में जो है रेगुलर एम्प्लॉइज है, बाकी सारा काम हमारा डेली वेजर दे रहा है। लेकिन एक गिला है हमें सरकार से, अगर डेली वेजर, कैजुअल लेबर और रेगुलर एम्प्लॉइज एक ही जगह काम कर रहे हैं, ड्यूटी आवर सेम है, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेम है, और डीडीओ सेम है, नेचर ऑफ वर्किंग सेम है, वो 80,000 ले रहा है, और डेली वेजर कैजुअल लेबर को आप 311 रुपए दे रहे हैं। और आज के दौर में, इस महंगाई के दौर में, ये तो नाइंसाफी है, जुल्म है, ज्यादती है। और मुल्क के बाकी, जी जी, रेगुलराइज करने के बाद किस तरह से बदलेगी वजह साहब इन डेली वेजेस की जिंदगी, इसके बारे में थोड़ा सा आखिर में बताएं। देखिए, इस वक्त डेली वेजर जब रेगुलराइज हो जाएगा, सबसे पहले वो भी बढ़ाने की मांग आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई देखिए, बहुत बढ़ रही है, जाहिर सी बात है। असल में जब डेली वेजर रेगुलराइज हो जाएगा, अगेंस्ट पोस्ट जो किसी भी ग्रेड में जब वो रेगुलराइज हो जाएगा, तो सबसे पहले उसकी जो सोशल सिक्योरिटी आ जाएगी। सबसे पहले वो किसी ग्रेड में आएगा, उसकी एक तनख्वाह बनेगी,
कल उसके लिए प्रमोशन के एवेन्यूज होंगे, कल रिटायरमेंट पे उसको रिटायर बेनिफिट्स मिलेंगे, उनकी फैमिली को सपोर्ट होगा, कल वो रिटायर हो जाएगा तो उसको जीपी फंड मिलेगा, उसको लीव सैलरी मिलेगी, उसको ग्रेजुएटी मिलेगी, उसको पेंशन मिलेगी। तो ये तो उनकी लाइफ का सवाल है। रेगुलराइजेशन उनके लिए इस वक्त जिंदगी का जितना महत्व है इतना ही महत्व उनके रेगुलराइजेशन का है। जहां तक मिनिमम वेजेस की हम बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि अगर आप, जिंदगी जितनी आपकी आवाज प्यारी नहीं है, आ रही है। जिंदगी की जितनी अहमियत है, इसी तरीके से डेली वेजेस के लिए रेगुलराइज का मसला उनके लिए अहमियत का बिल्कुल, हामिल है। यानी रेगुलराइज वो किया इसलिए जाएगा वो तो इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं इतनी बड़ी बात उनकी इसलिए कह रहा हूं, इस वक्त भी हमने देखे हैं जो डेली वेजर्स है। मैं खत्म करना चाहती हूँ इसी एक प्यारी सी बात के साथ। आप जैसे कि आपने कहा कि जिस तरीके से एक आम इंसान की जिंदगी अहमियत की हामिल होती है, उसी तरीके से डेली वेजेस के लिए रेगुलराइज होना अहमियत रखता है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, बहुत अच्छे से आपने बात रखी वजह साहब, शुक्रिया आपका, सज्जाद अहमद परी थैंक यू। साहब जुड़ने के लिए, लाइव नशरियात का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल दीजिए इजाजत। लगातार न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल पर खबरों का सिलसिला जारी है, बनी रही है हमारे साथ। आदाब। थैंक यू।